पॉइंट में। अभी तक हम लोगों ने अपने पॉलिटी लेक्चर सीरीज में 2 टॉपिक को कवर कर लिया है। पहला ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और दूसरा संविधान के निर्माण एवं विशेषताएं, जिसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसके अंतर्गत कितने निर्वाचित लोग आए, कितने नॉमिनेटेड आए, कांग्रेस से कितने प्रतिनिधि थे, मुस्लिम लीग से कितने थे, मुस्लिम लीग बाद में इसका बहिष्कार कर दिया। फिर हमारा जो भारत था वो 2 भागों में बट गया, एक पाकिस्तान और एक इंडिया में। संविधान सभा के जो बचे हुए मेंबर थे 299, उसमें बाकी सारे लोग जो है संविधान का निर्माण किए, उसमें अपना योगदान दिए, ठीक है ना। और उसी के दौरान हम लोग जानते हैं कि एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उस उद्देश्य प्रस्ताव में ये था कि हमारे संविधान का मूल जो ढांचा है या उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, संविधान का मूल्य क्या है, एक्चुअली हम संविधान बना किस लिए रहे हैं, क्या क्या इसका प्रोविज़न होना चाहिए, किन पॉइंट पर केंद्रित होना चाहिए, क्या क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर, एक तरीके से जो अभी हम लोग सोचते हैं ना बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसका बहुत सारा जो प्रावधान था वो सारा हमारे प्रस्तावना में दिया गया। प्रस्तावना एक कह सकते हैं कि संविधान का शॉर्ट फॉर्म है, छोटा सा रूप है। इसे आप प्रस्तावना के रूप में कह सकते हैं कि हाँ, अगर आप पूरे संविधान को नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ एक प्रस्तावना को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय संविधान कैसा है। तो इस तरीके से ये प्रस्तावना हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और प्रस्तावना ये क्या था? तो वही उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पर रखा था, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये भारतीय संविधान का संक्षिप्त रूप है। हमने बताया कि जिस तरीके से भारतीय संविधान में मूल अधिकार की बात की गई है, मूल कर्तव्य की बात की गई है, ठीक है ना, न्यायपालिका की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, समानता की बात की गई है, धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, ठीक है ना, रिलेशन के बारे में बात की गई है, लोकतांत्रिक देश है इस चीज़ के बारे में बात की गई। जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे संविधान का रूप रंग या यूँ कहें कि संविधान की विशेषता को बताता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें प्रस्तावना में समाहित है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया कि ये हमारा पूरा का पूरा संविधान है तो इसका छोटा सा रूप, अगर संक्षिप्त रूप कहें या अगर कहें कि इसके शॉर्ट फॉर्म जो है वो प्रस्तावना है। आप एक बार प्रस्तावना को देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा कि हमारा संविधान कैसे है। आगे हम लोग देखेंगे प्रस्तावना में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण ये हमें समझ में आता है कि हमारा संविधान कैसा है। ये उसका पूरा संविधान का रूप निर्धारण करता है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। यहाँ से अभी तक तो हम लोग देख रहे थे मुख्य रूप से फैक्चुअल डेटा को देख रहे थे, अब यहाँ से हमारा कॉन्सेप्चुअल डेटा स्टार्ट हो गया है। यहाँ हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रस्तावना के बाद फिर नागरिकता है, नागरिकता के बाद फिर हमारा मौलिक अधिकार आ जाएगा। अब इन सब के बीच इस वीडियो के बाद मैं एक आपके लिए वीडियो लाऊंगा जहाँ पर सबसे पहले मूल ढांचे से संबंधित चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद मौलिक कर्तव्य आगे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि एक बार आप उन सारे केस को, जैसे केशवानंदन भारती विवाद हो गया, गोलकनाथ विवाद हो गया, चंपकम दोराइजन का जो केस आया था वो था, उसके बाद मिनर्वा मिल विवाद था, ये सब जितनी भी विवादें थी, ठीक है ना, वो सारा का सारा किस कारण था और वो सारा सिस्टम किस तरीके से मूल अधिकार प्रस्तावना, ये सब को बाद में जो हम जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में पहली बार प्रस्तावना में चेंजिंग मिलाएगी, ये किस तरीके से सब सारी चीज़ें घटित हुई, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो खैर वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा ना लगे तो बता दीजिए कि हाँ यहाँ पे ये दिक्कत है। हम इसमें बहुत जान डालने का कोशिश किए, हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का कोशिश किए हैं। हम कोशिश किए हैं कि अधिकतर पार्ट को इसमें कवर किया जाए। हम 100% तो किसी एग्ज़ाम की गारंटी नहीं ले सकते, पर हाँ इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप इसको पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। इसमें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ साथ एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी हमारा कर्तव्य होता है कि हम भारत के संविधान के बारे में एक अच्छी समझ रखें। चलिए, सबसे पहला चीज़ ये संक्षिप्त रूप है, समझ गए। ये संविधान की भूमिका बताता है, ये बोलता है कि संविधान की क्या भूमिका है, किस तरीके से संविधान काम करेगा, ये सारा चीज़ इसमें। आज भी आप आगे के लेक्चर में देखेंगे कि आज भी जब कभी सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने में दिक्कत होती है तो वो प्रस्तावना का सहारा लेता है। वो देखता है कि प्रस्तावना में संविधान को किस तरह से रखा गया है, क्योंकि आज भी बहुत बातों पर विधायिका का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का आपस में मतभेद हो जाता है।
और वहाँ पर इन सारी चीज़ों को हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है ये उसे सॉल्व करने में काफ़ी मदद करता है। हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या झंझट रहा, क्या क्या विवाद रहा। उसके बाद जो प्रस्तावना है हमारा, ये संविधान के आदर्श को बताता है, संविधान का क्या उद्देश्य है, क्या इसे लक्ष्य प्राप्त करना है, क्यों बनाया गया, इसका स्वरूप क्या है, स्रोत क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रस्तावना आपको देती है। हम समझेंगे कि कैसे, हम सिर्फ ये कहने के लिए नहीं बल्कि आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे कि किस तरीके से संविधान का संक्षिप्त रूप है, किस तरीके से संविधान के उद्देश्य इसमें समाहित है, आदर्श समाहित है, स्वरूप को ये किस तरीके से व्याख्यात करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रस्तावना के बारे में है। आप समझ लीजिए, अगर कोई बोलेगा कि भाई पूरे संविधान के बदले आप कोई एक छोटा सा पॉइंट बताओ जिसको पढ़ करके हम पूरा संविधान समझ सकें, तो आप बेहिचक जा करके उसको बोल दीजिए कि भाई जा करके तू प्रस्तावना पढ़ ले। और ऐसे भी एनसीईआरटी के सारे किताब में प्रस्तावना जो है ना वो पूरा का पूरा दिया हुआ है, उसे आप देखिए, पढ़िए, प्रस्तावना आप याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधे याद हो जाएंगे। तो हम समझते हैं कि प्रस्तावना आया कैसे। हमने पहले भी बताया था कि जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे 13 दिसंबर 1946 को, जो 22 जनवरी 1947 को पारित भी हो गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि हमारा संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है, क्या क्या तरीका होगा, क्या क्या इसके मूल होंगे, क्या क्या आदर्श होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें उद्देश्य प्रस्ताव में रखा हुआ था। अब एक चीज़ समझते हैं कि प्रस्तावना जो है इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से है। तो इसे दो रूप में समझ सकते हैं। एक्चुअली प्रस्तावना जो है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, वहाँ का बहुत हिस्सा यहाँ पर कवर किया गया है, लेकिन इसका जो लैंग्वेज लिखा गया है वो कहाँ से लिखा गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ दो चीज़ समझने की चीज़ है कि ऐसे तो जो हमारा प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना, लेकिन इसके जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। जो हमारा मूल रूप से संविधान कहाँ से, ये प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, लेकिन इसके लैंग्वेज संबंधी जो तथ्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से प्रस्तावना राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्य पर आधारित है। यहाँ पे राजनीतिक अधिकार की भी बात की जाती है, धार्मिक अधिकार की भी बात की जाती है, क्योंकि भारत एक बहुत सारे धर्मों का एक समूह है। यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। तो बहुत सारे, ऐसा नहीं कि कोई एक धर्म विशेष का देश है। तो यहाँ पे लोगों के धार्मिक भावनाओं का भी ख्याल रखा गया है। राजनीतिक अधिकार की तो बात की ही गई है, साथ में नैतिक मूल्य की भी बात की गई है कि हमारे एक दूसरे के साथ बंधुत्व की भावना के साथ रहना है, जो नैतिकता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ों की बात की गई है। तो ये हम लोग एक छोटा सा समझ गए कि प्रस्तावना क्या है, कैसे है, ये कैसे वर्क करता है, सारे चीज़ इसके बारे में देखिए। हमने बताया भी कि प्रस्तावना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये तो मतलब अगर इसके लिए बोला जाए कि कोई एक शब्द में बताइए कि प्रस्तावना कितना इम्पोर्टेंट है, तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसके विशेषता बता ही नहीं सकते। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ भी कहें इसकी बड़ाई में तो कम है। फिर भी कुछ लोग हिम्मत किए कि भाई कुछ कह देते हैं, बता देते हैं। ठीक है ना, वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन क्या कहा। वैसे मैं तो इतना बड़ा विद्वान हूँ नहीं कि कुछ प्रस्तावना के लिए एक्स्ट्रा वर्ड का यूज कर सकूँ, ठीक है ना, लेकिन कुछ विद्वान थे जिन्होंने प्रस्तावना के लिए कुछ अलग अलग चीज़ कहा। एक जस्टिस पालकी वाला थे, जस्टिस क्या थे, पालकी वाला। इन्होंने क्या बोला, बाद में हम लोग देखेंगे कि ये वकील भी थे, बहुत बड़े वकील थे। बेसिक स्ट्रक्चर में इनका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा। ये सरकार को हिला देते थे, सुप्रीम कोर्ट को हिला देते थे, जस्टिस पालकी वाला। ये बहुत 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 ताकतवर, बहुत ज़्यादा नॉलेजेस आदमी थे, पालकी वाला। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये संविधान का परिचय पत्र है। जिस तरीके से हमारा पूरा शरीर होता है, आइडेंटिटी कार्ड कहीं पुलिस स्टॉप पे दिखा देते हैं, हमें जाने देता है, उसी तरीके से ये पूरा का पूरा इतना बड़ा संविधान है, उसका परिचय पत्र है। आप सिर्फ प्रस्तावना को देखिए, आप पहचान जाएंगे कि ये सामने वाला आदमी कौन है, ये सामने क्या है। ठीक है, तो ये याद रख, एक क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, पूछा गया है कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, प्रस्तावना को, तो पालकी वाला। कैसे याद रखेंगे, पासे पालकी, पासे परिचय, पासे पालकी, पासे परिचय। ठीक है, पालकी वाला परिचय पत्र। कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर याद है, प्रारूप समिति के भी सदस्य थे कृष्ण स्वामी अय्यर। नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए पीछे वाला वीडियो, क्लियर हो जाएगा। तो कृष्ण स्वामी अय्यर जो है, ठीक है ना, इन्होंने बोला कि ये दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार करने का मतलब कि जो बाद में हम लोग बहुत सालों वर्षों बाद जो हम लोग प्राप्त करने वाले हैं या जो सोचने वाले हैं, वो सारे सोच का परिणाम है प्रस्तावना। दीर्घकालिक सपनों का विचार, कृष्ण स्वामी, दीर्घकालिक
सपनों का विचार। के एम मुंशी क्या बोले, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे। संप्रभुता दो तरह की होती है, एक आंतरिक और एक बाह्य, आगे हम लोग देखेंगे। तो ये संप्रजित प्रभु प्रजातांत्रिक मतलब लोगों द्वारा, प्रजा द्वारा शासन किया गया, गणतंत्र जिसका हेड जो है वो प्रजा के द्वारा, लोगों द्वारा चुना किया गया हो, वंशानुगत न हो, इसकी जन्म कुंडली है। ये देखिए, ये सारी चीज़ों को ना आप अलग अलग तोड़ करके इसको समझने का कोशिश कीजिए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। पालकी वाला, परिचय पत्र, कृष्ण स्वामी, सपनों का विचार। अरे सपना में भगवान को ही तो देखते हो, भगवान को देखोगे अच्छा आएगा, शुभ सपना होगा। तो कृष्ण भगवान थे। दीर्घकालिक सपनों का विचार, ठीक है ना, अच्छा चीज़ देखोगे। के एम मुंशी बोले भाई जन्म कुंडली है, मुंशी जी जन्म कुंडली बना दीजिए। मुंशी का काम क्या होता है, लिखा पढ़ी करना। तो भैया मुंशी जी जन्म कुंडली बना दीजिए। तो ऐसे एक एक वर्ड को रिलेट करके बस पढ़ाई कर लो, ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं। भीमराव अंबेडकर, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, तो भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि भैया जी राजनीतिक लोकतंत्र जो है तब तक अस्थायी रूप में नहीं हो सकता है जब तक आप उसके मूल्य में सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित न करें। मतलब अगर आपको कहीं भी राजनीतिक लोकतंत्र कायम करना है, राजनीति चलानी है, तो वहाँ पर सामाजिकता, समाज के वर्गों को उठाना पड़ेगा। तो इस समाज से संबंधित बात करते हैं, सामाजिक मूल्य की बात करते हैं, सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं। तो आपको पता है ना, भीमराव अंबेडकर दलित के नेता थे, डिप्रेस क्लास के लिए काम करते थे। तो इसको इस रूप में याद कर लीजिए कि समाज से जुड़े हुए लोगों के लिए अगर कोई स्टेटमेंट आया प्रस्तावना से संबंधित तो कौन आया, भीमराव अंबेडकर द्वारा। तो ये चार प्रमुख विचार देख लीजिए, जस्टिस पालिका वाला परिचय पत्र, कृष्ण स्वामी अय्यर दीर्घकालिक सपनों का विचार, के एम मुंशी प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली, भीमराव अंबेडकर बोले कि भैया जब राजनीतिक लोकतंत्र की आप बात करते हो, लोकतंत्र ये तभी हो सकता है जब आप सामाजिक लोकतंत्र बना दें और समाज में एक सामाजिक छोटे निचले स्तर पर भी लोकतंत्र को वहाँ पर भी समानता दे दें, वहाँ पर भी सब लोगों को आप सब कुछ मुहैया करवा दें। तो ये प्रमुख विचार थे, ये हमने देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि संशोधन कब किया गया है। तो चलिए, इससे पहले यहाँ पे तो हम लिखे नहीं है, आपको एक HW देते हैं और आपका HW ये है कि आप अभी जाइए ये वीडियो के बाद और प्रस्तावना को 10 बार पढ़िए, 1-2 बार नहीं, कितने बार, 10 बार प्रस्तावना को पढ़िए और उस प्रस्तावना के एक एक टर्म को आप समझिएगा और उसके बाद मेरा वीडियो दोबारा फिर से देखिएगा। गारंटी देता हूँ अगर एक टर्म भी आप इधर से उधर हो गए ना, तो आप जो कहिएगा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप इसमें आप आराम से बना दीजिएगा। चलिए एक बार मैं प्रस्तावना को पढ़ करके सुना देता हूँ। मैं तो याद कर लिया हूँ। याद क्या करना है, पहले जब सरकारी स्कूल में हम पढ़ते थे उस समय डेली प्रस्तावना पढ़ा जाता था, डेली प्रार्थना के बाद प्रस्तावना का पढ़ा जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें तो उसी समय डेली पढ़ने से याद आ जाती है। वैसे भी किसी चीज़ को आप रिवाइज कीजिए, रिवाइज एंड रिवाइज कीजिए। अगर मुझे तो लगता है कि अगर 20-25 दिन अपना नाम ना लें तो हम अपना नाम भुला जाएं। नाम लेते हैं हाँ सोनल कुमार, वैसे आप लोग को भी बता दें मेरा नाम सोनल कुमार है, सोनल प्रियदर्शी भी कह सकते हैं। इसी कारण अपना BPSC का जो हमारा चैनल है इसका नाम रखा गया है BPSC स्टडी पॉइंट बाय SP सोनल प्रियदर्शी, ठीक है। चलिए ये सब तो फालतू बातें हैं, आइए देखते हैं। तो एक बार पढ़ के सुनाते हैं क्या है इसमें। प्रस्तावना में लिखा गया है, हम भारत के लोग, अभी पढ़िएगा, अगर किताब है तो सामने खोल लीजिए, ठीक है ना, वीडियो पॉज कीजिए, सामने किताब खोलिए, आगे देखिएगा। इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, ठीक है, 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता, एकता और अखंडता, शुरू में एकता था बाद में अखंडता भी ऐड कर दिया गया, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो करके अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को
ठीक है ना। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मसमर्पित करते हैं। ये है हमारा पूरा का पूरा प्रस्तावना। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ये पूरा का पूरा प्रस्तावना समझ गए, आप पूरे संविधान को समझ जाएंगे, एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट का पॉइंट, समझे। इसमें लिखा गया है कि अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और उसे आत्मसमर्पित करते हैं। अंगीकृत किया गया, कानून बनाया गया, अधिनियमित किया गया, और आत्मसमर्पित मतलब खुद के ऊपर लागू करते हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये स्टार्टिंग हुआ है हम भारत के लोग, बाद में इसके एक एक वर्ड को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, अभी तुरंत करते हैं कुछ देर में। तो ये पूरी प्रस्तावना है। इसमें हम बीच में देखें कि इसमें कुछ एक पॉइंट जोड़ा गया था, ठीक है ना, जिसमें अखंडता जोड़ी गई थी। उसके बाद फिर बहुत सारी पॉइंट जोड़ी गई है जिसमें पंथ निरपेक्षता की बात की गई है इसमें, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं संशोधन इसमें कैसे कब हुआ। पहले मूल संविधान था, मूल संविधान में 3 चीज़ें नहीं थी। उन 3 चीज़ों को बाद में जोड़ा गया। बाद में कब जोड़ा गया? तो बाद में 1973 ईस्वी में जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया? तो एक समाजवादी शब्द जोड़ा गया, एक पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, और एक अखंडता, एकता और अखंडता, एकता को ख़त्म करके एकता और अखंडता जोड़ा गया, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली क्या था ना, इसमें तो बना दिया गया प्रस्तावना, भारत आज़ाद हो गया। बहुत सारे विवाद आए, बेरूबारी संघ विवाद आए, गोलकनाथ विवाद आए, केशवानंदन भारती विवाद आए, बहुत सारे विवाद आए। अगला टॉपिक हम विवाद पे ही बनाएंगे क्योंकि विवाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मुझे लग रहा था कि पहले विवाद बनाए या पहले प्रस्तावना कर दे, तो मुझे लगा प्रस्तावना कर देते, उसके बाद अगला टॉपिक विवाद के बारे में बताएंगे। बहुत कॉन्सेप्ट, किन परिस्थितियों में सारी विवादें आई और उसका क्या क्या आउटकम निकला, और आज हमारा संविधान का स्वरूप क्या हो गया है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से एक्टिव हो गया है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, उसमें क्लियर करेंगे। बस इसमें इतना आप समझ लीजिए कि बेरूबारी विवाद आया, बेरूबारी संघ विवाद आया 1960 में। कब आया? 1960 में। इसमें बोला कि भैया जी प्रस्तावना संविधान से अलग है, ये संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि हमारे जो संविधान सभा के जो लोग थे वो बोले थे कि संविधान में तो संशोधन आप कर सकते हैं। 3 तरीका भी बता दिए थे, साधारण बहुमत से, स्पेशल बहुमत से, ठीक है ना, उसके बाद फिर स्पेशल बहुमत प्लस आधे राज्यों के सहयोग से, तो ये तरीका भी बता दिए थे। अब इसमें बोल दिया गया कि संविधान के बाकी चीज़ आप संशोधन करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, तो आप यहाँ संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन केशवानंदन भारती विवाद आया 1973, इसमें इसके फैसले को पलट दिया। बोला अच्छा ऐसा क्या बात है भाई कि हमारा संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, ये कहाँ से आ गया, कहीं बाहर से आ गया क्या? अरे संविधान के अंदर ही है ना। तो ऐसा नहीं है कि संविधान का भाग नहीं है, इसको देखिए ऐसे समझिए। बेरूबारी में बोल दिया कि नहीं भैया ये संविधान का भाग नहीं है, इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन केशवानंदन में क्या बोला? बोला नहीं भाई है भाग, तुमको जो दिल करे तुम कर ले, सरकार तुम्हारे पास है, ठीक है ना, पर जो दिल करे वो ना कर, वही काम कर जो दिल कहे कि हाँ ये सही है। वो एक कहते हैं ना कि जब दिल और दिमाग दोनों किसी पॉइंट पर डिस्कस करने लगे, तो अगर किसी के नैतिकता को आप सोचते हैं तो दिल आपको नैतिकता की बात करेगी और दिमाग लगाएगा, वहाँ आपके फ़ायदे की बात करेगी। तो बात यही है कि केशवानंदन भारती में बोला कि भाई जो दिल है वो कर ले, बस दिल की बात कर, दिमाग मत लगा वहाँ पे, मतलब नैतिक रूप से काम करना। वहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि ऐसा नहीं है, तुम चाहो तो आराम से, सरकार को अधिकार है, विधायिका को अधिकार है कि वो चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो दिल करे वो संशोधन कर ले। इसके बेसिक स्ट्रक्चर का हनन न होना चाहिए। मतलब आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, इसमें कुछ कम नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि संविधान की जो आधारभूत ढांचा है, संविधान निर्माण करने की शक्ति तो संविधान सभा के पास में थी, आपको सिर्फ संशोधन करने की शक्ति है, आप संविधान दोबारा बना नहीं सकते। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको जनरली मिलेगा नहीं कहीं, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। वहाँ पर बोला गया कि भाई आप संविधान निर्माण नहीं कर सकते, संविधान निर्माण तो संविधान सभा कर दिया, हाँ इसमें संशोधन कर सकते हैं। और इसका जो मूल विशेषता है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें आपको हनन नहीं करने देना। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है भाई? तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बोला कि वो हम आराम से बताते रहेंगे।
ई बेसिक स्ट्रक्चर, सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर याद रखो कि प्रस्तावना के विस्तार कर सकते हो, इसमें क्षेत्र में कमी नहीं कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस तरीके से दो चीज़ हम समझ गए। बेरूबारी में मना कर दिया गया कि भाई संविधान का भाग नहीं है, संशोधन नहीं कर सकते। केशवानंदन में बोल दिया कि संशोधन आप कर सकते हैं। इसी में बोला गया था कि मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये संशोधन हम समझ गए। 3 शब्द जोड़ा गया था। पहला समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, एकता अखंडता। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये तीनों शब्द के बारे में पूछता है कि ये तीनों शब्द कब जोड़े गए थे, और उसके बाद इसका क्रोनोलॉजी भी पूछ देता है कि क्रमानुसार बताइए। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, आज तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया प्रस्तावना में, सिर्फ और सिर्फ एक बार। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976, क्योंकि 73 में बोला गया आप संशोधन कर सकते हैं, उससे पहले तो बोला ही नहीं गया। तो 73 में बोला गया संशोधन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार थी, मौका कहाँ छोड़ने वाली थी, बोले कि अच्छा कर सकते हैं तो ठीक है कर देते हैं, आपकी मर्जी। और ये जो संविधान संशोधन हुआ इसमें इतना ज़्यादा संशोधन किया गया कि इसको लघु संविधान की दर्जा दे दी गई। ठीक है, ये चीज़ें हैं। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, हमने देख ही लिया था। इसका क्रोनोलॉजी भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कि जो पूछे गए थे उसका क्रम बताइए। ठीक है ना, जो शब्द ऐड किए गए थे उसका क्रम, तो ये क्रम है हमारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब हम लोग समझते हैं कि प्रस्तावना का मुख्य तथ्य क्या है, मुख्य तत्व क्या है। ठीक है, तो इससे हमको क्या क्या मिलता है समझने में। हम तो पहले बोल दिए, बहुत भाषणबाजी दे दिए कि भाई प्रस्तावना हमारा सिद्धांत है, तो उद्देश्य है, तो ये है, तो वो कैसे है समझते हैं। प्रस्तावना बताता है संविधान के स्रोत के बारे में कि संविधान का स्रोत क्या है। प्रस्तावना बताता है कि हमारा संविधान का स्वरूप क्या होगा। प्रस्तावना बताता है कि इसका उद्देश्य क्या है। और 3 ही चीज़ मुख्यतः होती है, स्रोत कहाँ से आ गया, कौन है, संविधान का स्वरूप क्या होगा और उद्देश्य क्या होगा। इसी पे तो हमारा शासन चल रहा है। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले हम आपको प्रस्तावना पढ़कर सुनाए, उसमें सबसे पहला जो हमारा लाइन था उसमें बोला गया था हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और लास्ट में था अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इसका मतलब कि भारत के लोग द्वारा बनाया गया है। इस संविधान के स्रोत कौन है, भारत के लोग हैं। किसके ऊपर लागू होगा, तो भारत के ऊपर लागू होगा। तो हमारा समझ में आ गया ना, ये संविधान का स्रोत, भले हम दूसरे देश का स्टडी किए हैं, परंतु ये जो संविधान का मुख्य स्रोत है वो भारत का है। हम सिर्फ स्टडी किए, वहाँ से जो चीज़ें अच्छी लगी वो हम यहाँ एक्सेप्ट कर लिए, डाल दिए, लेकिन बनाया तो है भारत के लोग ही, और ये लागू भी किस पे होता है, भारत के लोग पे होता है। आगे चलिए, इसका स्वरूप कैसा होगा, तो देश को कैसा बनाया गया, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये हम लोगों ने देखा था। इसका एक एक वर्ड का डिटेल करेंगे अभी आगे देखते हैं। इसको बस आप समझ लीजिए, इसको हम पूरा डिटेल करेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ, समाजवादी का मतलब क्या हुआ, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, लोग। क्योंकि देखिए ये चीज़ें एक बार आप समझ गए ना, तो फिर पूरा संविधान आपके वो कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो कर लो संविधान मुट्ठी में। वैसे संविधान तो मुट्ठी में कर नहीं सकता है, पूरा संविधान 140 करोड़ जनता को कंट्रोल कर रही है, उसे कौन कंट्रोल करेगा, कोई नहीं कर सकता। और जब कोई कंट्रोल करने का काम किया, जैसे इंदिरा गांधी कंट्रोल करने का काम की, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया भैया बेसिक स्ट्रक्चर बचा के, चलो ठीक है सरकार तुम्हारे हाथ में, कुछ भी कर सकते हो, पर बेसिक स्ट्रक्चर बचा के। अब तीसरा इसका तत्व जो है वो है उद्देश्य। संविधान किस लिए बनाया गया है, तो किस लिए बनाया गया, तो जो लोग थे उनको न्याय दिलाने के लिए। पूछा जाता है कितने तरीके का न्याय है संविधान के प्रस्तावना में बनने, तो 3। सामाजिक स्तर पर न्याय, मतलब भाई कोई ऊंच नीच नहीं होगा, हर किसी को सामाजिक स्तर पे न्याय मिलेगा, जनरल, उसके बाद दलित, जितने भी लोग हैं हर किसी को समान न्याय मिलेगा। फिर दूसरा आर्थिक स्तर पर न्याय, तीसरा राजनीतिक आर्थिक स्तर पर न्याय, मतलब हर किसी के साथ में समान व्यवस्था किया जाएगा, DPSP का ये पार्ट है। फिर राजनीतिक स्तर पर न्याय, हर किसी को मताधिकार प्राप्त होगा, हर किसी को कानून के सामने स्वतंत्रता प्राप्त होगा, हर कोई कानून के सामने समान होगा, बहुत सारी चीज़ें। फिर ये न्याय की बात हो गई, कितने तरह के न्याय की बात की गई है, तो 3 तरह का, याद रखिएगा कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, कौन कौन न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता में 5 तरीके का स्वतंत्रता की बात की गई। कितने टोटल स्वतंत्रता है, 5 स्वतंत्रता है। कौन कौन स्वतंत्रता है, सबसे पहले देखते हैं विचार की स्वतंत्रता, हम कुछ भी विचार ला सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम कुछ भी बोल सकते हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार है 19। विश्वास की स्वतंत्रता, हम कुछ भी विश्वास कर सकते हैं। धर्म की, कोई भी धर्म
उपासना धर्म को कुछ भी उसके अंतर्गत कोई भी हम उपासना कुछ भी चीज़ को मान सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अभी डिटेल में देखते हैं। फिर समता समानता, तो अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा, हर एक व्यक्ति का अपना डिग्निटी होता है, इज्जत होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो व्यक्ति के गरिमा भी आपको मेंटेन करके रखना है, इस संविधान का ये भी काम है। ऐसा नहीं कि जो राज्य है, जो सरकार है, वो आपके गरिमा को छीन सकती है आपसे, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक इज्जतदार जिंदगी जीने का आप अधिकारी हैं। उसके बाद राष्ट्र की एकता, अखंडता, पूरे राष्ट्र की एकता की बात की जाती है, अखंड राष्ट्र की बात की जाती है। और एक है बंधुता। ये मुख्य तत्व हो गए। बंधुता करने का मतलब भाईचारा, ये मुख्य तत्व हो गए, ठीक है ना। इन तत्वों पर हमारा प्रस्तावना बेस है। और आप इसमें समझ रहे होंगे कि ये जितने भी तत्व है, ये पूरा का पूरा जो है हमारे संविधान का अंग है, और इससे ज़्यादा संविधान है ही नहीं हमारा। अब देखिए, समझते हैं हर एक पॉइंट को, हर एक तत्व का मतलब समझते हैं। हम भारत के लोग अर्थात भारतीय नागरिक इसको बनाए हैं, भारतीय पे लागू होता है। भारतीय लोग सर्वोच्च हैं, ठीक है। संविधान इन्हीं के द्वारा बनाया गया, लागू भी इन्हीं पे होता है। और संविधान संशोधन का अधिकार जो है वो सिर्फ भारतीयों का। ऐसा नहीं कल के डेट में ब्रिटेन आए, बोले यार हम ही तो संविधान बनवाए थे 1946 में, कैबिनेट मिशन अगर हम नहीं देते, प्रस्ताव नहीं लाते, तो फिर कहाँ से तुम संविधान बनाते? तो चलो आज हमको दे दो अधिकार, हम कर देते हैं संशोधन। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। अब जो गए सो गए, अब ये पूर्ण रूप से भारत का हो गया, ठीक है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? तो देखिए, प्रभुता दो तरह की होती है, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक का मतलब क्या है कि पूरे भारत के आंतरिक क्षेत्र में जितने भी राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो इंटरनल एरिया में आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी नियम कानून बना सकते हैं, कुछ भी बना, मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी दूसरे देश से आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं। और एक हो गया बाह्य कानून का मतलब किस देश के साथ युद्ध करना है, किस देश के साथ संधि करना है, किस देश के साथ में मित्रता का व्यवहार रखना है। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आप बाह्य स्वतंत्रता के अंतर्गत या बाह्य संप्रभुता के अंतर्गत ला सकते हैं। तो भारत को दोनों संप्रभुता मिल गई। भाई भारत पूर्ण रूप से संप्रभु है, किसी से इसको किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है। ये जो चाहे, जो दिल करे वो काम कर सकता है। समाजवादी टर्म है। समाजवादी का मतलब समानता से है, मतलब हमारे समाज में हर एक वर्ग को एक मतलब सही व्यवस्था मिलना चाहिए, हर एक वर्ग के साथ में समानता का व्यवहार होना चाहिए। ये मुख्य रूप से जो समाजवाद है ना, ये समाजवाद, ये हमारे नेहरू जी का एक कॉन्सेप्ट था। आप मेंस पढ़ेंगे तो उसमें एक नेहरू जी का एक कॉन्सेप्ट आता है, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद, इसमें उन्होंने बोला था कि भाई ये आपको हर एक लोगों का कल्याण करना है, ठीक है ना। आपको हर एक लोगों और पूरे समाज में समान व्यवस्था लाना है। ऐसा नहीं है कि समाज के अलग अलग वर्गों के साथ आप कुछ ये कर सकते। लोकतांत्रिक मतलब लोगों के साथ में समानता का, पूर्ण रूप से समानता का संचार करना है आप, ठीक है ना। संपत्ति के विकेंद्रीकरण, जो केंद्रीकरण है, उस केंद्रीकरण को खत्म करके विकेंद्रीकृत करना है। जैसे कुछ लोगों के हाथ में बहुत सारा संपत्ति है और कुछ बेचारा एकदम गरीब है, कुछ नहीं है, तो उसको विकेंद्रीकरण करना है। उसका बाद मजदूर, वंचित वर्ग जो लोग हैं, उसका कल्याण करना है। ये इसके अंतर्गत, ये नेहरू जी के लोकतांत्रिक जो समाजवाद था उसके अंतर्गत आता था। वो ऐसा देते थे, बोलते थे कि भाई जो आय और जीवन के स्तर में जो असमानता है उसको समान लाना है। कोशिश करना है हमारा कि एक ऊंचे और निचले वर्ग में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस ना रहे, गरीबी को कम कर दें, ठीक है ना। तो इस तरीके से नेहरू जी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाए थे समाजवाद का, वो था लोकतांत्रिक समाजवाद। तो हम शायद आप समझने में सफल हो गए होंगे। आई थिंक आपको समझ में चीज़ें आ गई होगी कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो नेहरू की विचारधारा थी। अब अगला पॉइंट देखते हैं, पंथ निरपेक्ष। ये बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आज आप पंथ निरपेक्षता का मतलब आप आज सेकुलर जहाँ भी देख रहे होंगे सिर्फ सेकुलरिज्म सुन रहे होंगे। आज तो ऐसी हालत हो गई है कि लोग सेकुलर कर करके एक दूसरे का दुश्मन बन गए हैं, ठीक है ना। खैर आइए, हम लोग भाई हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। कभी भी हमेशा भारत का ये रहा है, भारत जो है शुरू से ही बुद्ध महावीर की धरती रही है, भगवान राम की धरती रही है, भगवान कृष्ण की। हमेशा गीता का उपदेश यहाँ दिया गया है। गलत करने के साथ, गलत वालों के साथ भी अच्छा किया गया है। यहाँ पे कोशिश किया गया अच्छा, जब एकदम बिल्कुल सुधार की कोई गुंजाइश ना है तो ही गलत किया जाता है, ठीक है ना। तो अभी भी हम लोग पाकिस्तान पर कभी फर्स्ट बार नहीं करते, पाकिस्तान ही बार करता है। तो इस तरीके से हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से रहना है, भारत के संविधान का मूल्य को सही रखना है। चलिए,
पंथ निरपेक्षता, इसके दो कॉन्सेप्ट है। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि यूरोपियन कंट्री में पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है और हमारे इंडिया में पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। यूरोपियन कंट्री में पंथ निरपेक्षता जो है उसमें बोला गया कि भाई सरकार, देखो यूरोप में हुआ क्या था कि यूरोप में पहले धर्म का शासन चलता था, भारत में भी था, ऐसा नहीं कि भारत में नहीं था, भारत में भी मुस्लिम शासक जो थे वो धर्म के हिसाब से शासन चलाते थे। यूरोप में खास करके इसका ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आया, जार ये सब का शासन था और वहाँ पर धर्म पर शासन चलता था, धार्मिक जो ग्रुप थे वही लोग, पादरी उदरी का शासन ज़्यादा होता था, ठीक है ना, वही नियम बनाते थे, वही सारा कुछ करते थे और इसके कारण जो नागरिक का अधिकार है वो वंचित कर दिया गया। एक हमने वीडियो बनाया था नागरिक संशोधन अधिनियम पे, लंबा वीडियो था लेकिन आप देखिए बहुत उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा सा हमारा वीडियो लंबा होता है पर हमारे वीडियो को आप एक बार देख लेंगे ना तो आपके अंदर की सारी चीज़ें बहुत सिंपल वे में आप समझ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो यूरोपियन कंट्री में धर्म का शासन था, वहाँ पे पुनर्जागरण आया, उसमें जो भी उसकी असमानताएँ थी, जो धर्म के कारण लोग वंचित हो रहे थे, राज्य में नागरिक अधिकार उनको नहीं मिल रहा था, ये सब चीज़ों को हटा करके वहाँ पर नया सत्ता का स्थापना किया गया और वो जो सत्ता आया वहाँ पर बोला गया भाई अब धर्म को पूर्ण रूप से अलग कर दो, धर्म राजनीति में आनी नहीं चाहिए। पहले तो धर्म ही राजनीति थी लेकिन बाद में क्या कर दिया, धर्म अलग और राजनीति अलग। तो यूरोपियन कंट्री के लिए धर्म जो राजनीति है, जो सरकार है वो धर्म से तटस्थ होता है। क्या होता है? तटस्थ, एकदम अलगाव रखता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं किया गया। भारत में लोगों को पता था कि भाई भारत में धार्मिक सौहार्द की भी भावना है और यहाँ पर भावनात्मक रूप से धार्मिक चीज़ों से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ संस्कार, यहाँ पे धर्म भाव, यहाँ भावनाएं ज़्यादा प्रबल है भारत में। तो इसलिए भारत में अंग्रेजी शब्द तो संविधान में जुड़ा हुआ है, सेकुलर, अगर अंग्रेजी देखें तो सेकुलर, लेकिन सेकुलर का हिंदी दो होता है, एक पंथ निरपेक्ष होता है और एक धर्म निरपेक्ष होता है। ये दोनों चीज़ को समझना होगा हमें कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है, धर्म निरपेक्ष क्या होता है। तो ये जो पंथ निरपेक्ष होता है, भारत में पंथ निरपेक्ष ज़्यादा प्रचलित है और ये बाहरी कंट्रियों में धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष में होता है कि भैया देखो, धर्म से तो सरकार पूर्ण रूप से अलग नहीं रहेगी, क्योंकि भारत के मानसिकता, लोगों की जो सोच है, जो लोगों का स्वभाव है, ठीक है ना, वो सारा चीज़ धर्म पर केंद्रित है और ये इनका इमोशन है। इसको अगर आप इसके साथ खेलोगे तो ये गड़बड़ होगा। पूरा भारत ही धर्म पे जिंदा है। तो यहाँ पर तटस्थ न होकर के हर एक धर्म से समभाव की स्थिति लाई गई। बोली गई देखो, संविधान का भारत का कोई राज्य धर्म तो होगा नहीं, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म हो गया भारत का धर्म, ठीक है ना, संविधान ही ऊपर होगा, कोई धर्म ऊपर नहीं होगा भारत में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम धर्म से नफरत करेंगे। अगर हम किसी दिवाली को सेलिब्रेट करेंगे तो हम रमजान में भी जाएंगे। अगर हम क्रिसमस डे की शुभकामनाएं आपको देंगे तो हम होली भी सेलिब्रेट करेंगे, ईद उल फितर भी सेलिब्रेट करेंगे, मज़ार पर भी जाएंगे। मतलब हर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं, हर एक धर्म को प्रॉपर यहाँ पर डिग्निटी और उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट देने का कोशिश किया गया। और वही धर्म निरपेक्ष में बोला भैया हमको कोई मतलब नहीं है, तुमको जो करना है तुम करो, सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये चीज़ है, ये इसमें कुछ तथ्य समझ लेते हैं। मूल रूप से संविधान में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया। इसमें पंथ निरपेक्ष का मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, अर्थात हमारे राज्य में, हमारे भारत में सब ऊपर जो है वो हमारा संविधान है। कई क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत का सबसे ऊपर सर्वोच्च कौन है, पहला संविधान, दूसरा धर्म, तीसरा जात, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो संविधान धर्म नहीं है और ये सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार है। तो ये चीज़ समझ में, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि ये बीपीएससी के मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है, ये समझिए। तो ये आप इस चीज़ को समझ सकते हो, वो हमने समझा दिया आपको। अब आइए आगे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा लोकतंत्रात्मक शासन। इसका मतलब हुआ कि जनता शासन संचालित करेगी। अब्राहम लिंकन ने बोला था लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन, वही चीज़ है लोकतंत्रात्मक। ये तो आप जानते हैं भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की सरकार है। समझते हैं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष क्या होता है? अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जहाँ जनता डायरेक्ट नहीं चुने, और प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट जनता। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री डायरेक्ट जनता नहीं, बल्कि हम सांसद चुनते हैं और सांसद फिर प्रधानमंत्री को चुनते हैं। लेकिन मुखिया क्या हो गया, हम प्रत्यक्ष चुनते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली है, लेकिन स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष शासन प्रणाली है। वहाँ राष्ट्राध्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। गणराज्य का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्र का जो प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्र का प्रमुख कौन है? सर्वोच्च नागरिक, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है वो लोगों द्वारा चुना जाए अप्रत्यक्ष विधि से। ये नहीं कि वंशानुगत, इसका बेटा बन गया तो उसका बेटा बन गया तो उसका बेटा बन गया, ये नहीं। जो ब्रिटेन में प्रचलित है वो नहीं, जो अमेरिका में प्रचलित है वो होना चाहिए।
ठीक है ना। तो ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है, लेकिन भारत एक क्या है, गणराज्य है। ठीक है। राष्ट्र की एकता अखंडता का मतलब कि राष्ट्र को भाई एकता के सूत्र में बांध करके रखिए, इसके एकता और अखंडता पे कोई आंच नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। इसी के चक्कर में बहुत सारे देशद्रोह का मामला भी चलता है। ये हमारे 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा ऐड किया गया है, पहले बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। न्याय पहले ही बता दिए, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी। सामाजिक न्याय की बात की गई थी, राजनीतिक न्याय की बात की गई थी और आर्थिक न्याय की बात की गई थी। इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि ये जो न्याय का कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से प्रेरित था। तो ये रूसी क्रांति, जो बोल्शेविक क्रांति था, वहाँ से प्रेरित था। वहाँ पर न्याय की बात की गई थी, वही जारों के विरुद्ध जो शासन था। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता, 5 प्रकार का स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। यह याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं है। पहला विचार, दूसरा धर्म, तीसरा आर्थिक, चौथा सामाजिक। तो सामाजिक और आर्थिक नहीं है, 5 प्रकार के हैं। ठीक है ना। ये इसको कैसे सुनिश्चित किया जाता है, तो अधिकार, मौलिक अधिकार में आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 19 में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता आपके धार्मिक में हो गया, जो 25 से लेकर के 28 तक है। तो ये मौलिक अधिकार में हम लोग देखेंगे, वहाँ से बोला जाता है कि भाई आपको ये स्वतंत्रता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस से। ध्यान रखिएगा, न्याय जो है रूस से लिया गया है। न्याय कहाँ से, रूस से। कई बार नहीं देखते, बच्चा रूस जाता है तो भाई उसको टॉफ़ी नहीं मिलता है या कम मिलता है, सामने वाले से, बड़े भाई से कम मिलता है, या भाई से कम बहन को मिलता है तो बहन रूस जाती है। मतलब रूस गए तो न्याय मिलेगा, इसलिए ताकि हमको भी बाद में मिल जाए। तो ये रूस गए तो न्याय मिलेगा। तो न्याय कहाँ से आया, रूस से। स्वतंत्रता कहाँ से आया, फ्रांस से। ठीक है। चलिए, ये हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया। अब आगे समानता। समानता का मतलब है प्रतिष्ठा और अवसर में समानता। भाई हर किसी को समान रूप से प्रतिष्ठा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है नीचा है, तो ऐसा कुछ नहीं। कानून के सामने, हर किसी के सामने प्रतिष्ठा जो है समान, और अवसर की समानता है। आपको सरकारी नौकरी में या जो भी है वो समान अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी के साथ में कुछ अलग व्यवस्था किया जाएगा। ये भी मौलिक अधिकार का पार्ट है। 16 अवसर की समता। तो उसमें देखेंगे कुछ अपवाद भी है, आरक्षण आज के डेट में है, समझेंगे। वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट का एक वीडियो बनाएंगे हम, उसमें समझेंगे कि किस तरीके से आरक्षण आया और किस तरीके से ये वैलिड करार दिया गया। किस तरीके से मूल अधिकार का भी हनन, कहा जाता है कि मूल अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता, लेकिन आरक्षण देकर के तो मूल अधिकार का हनन किया जा रहा है। तो कैसे किया जा रहा है, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे बहुत मज़ा आने वाला है पॉलिटी, इतना मज़ा आने वाला है कि आप मतलब दीवाने हो जाइएगा इसका। तो ये देखिए, समानता जो है वो मुख्य रूप से 3 तरह की समानता की बात की जाती है। एक सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे। कितने तरह के, सामाजिक स्तर पे कि हर समाज में हर किसी को समानता मिले। दूसरा राजनीतिक स्तर पे, हर लोग समान है भाई, कोई भी पीएम बन सकता है, कोई भी सीएम बन सकता है, कोई भी एमएलए बन सकता है, हर किसी को मत देने का अधिकार है। आर्थिक स्तर पे, यहाँ पे आर्थिक विषमता को दूर करने का कोशिश किया जाता है। बंधुत्व, भाईचारे का विकास, बोला जाता है भैया आपस में यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपस में सब भाई बहन, आपस में मिलजुल कर रहो। ठीक है ना। उसके बाद एक व्यक्ति की गरिमा, हर किसी का पर्सनल डिग्निटी है। पर्सनल डिग्निटी में हो गई, हमें जीने का अधिकार है, हमें खाने का अधिकार है, हमें सोने का अधिकार है, हमें सेक्रेसी का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसे सुनिश्चित किया गया है आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार। तो ये जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं ना प्रस्तावना, यही हमारा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, यही चीज़ें इसमें सम्मिलित है। ठीक है ना। तो आई होप आप प्रस्तावना को बहुत ही व्यापक ढंग से समझने में सफल हुए होंगे। इसके अलावा कभी भी गलती से भी न भूलिएगा कि आपको किताब पढ़ना नहीं है। आपको किताब पढ़ना है, आप जाइए किताब पढ़िए, वहाँ से चीज़ों को समझिए। कहीं दिक्कत होता है हमारी वीडियो को देखिए, फिर भी कोई दिक्कत होता है हमें कमेंट कीजिए। हमने कोशिश किया है सारे पॉइंट को कवर कर देने का, फिर भी कोई दिक्कत होता है आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे लाइक कीजिए, बुरा लगे डिसलाइक कीजिए, कारण बता दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। शेयर कर लीजिए, मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, एक अधिकारी बनिए। बेस्ट ऑफ लक।